वेलकम टू इंस्पायर्ड फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 3। और दोस्तों इसके अंदर हम करेंगे 46वें आगे के सभी क्वेश्चन। दोस्तों इसके जो हमारे 1 से लेकर के जो 45 के क्वेश्चन है उनको हम पार्ट नंबर 1 एवं पार्ट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें। और दोस्तों आज होगा हमारा इसका पार्ट नंबर 3। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी नेवी, एयरफोर्स एवं एनडीए की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आपकी इन तीनों एग्जामों में हमारे जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो सेम टू सेम या ए टू जेड क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी और दोस्तों आप अच्छे नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तब वस्तु पर लगने वाले बल का मान प्रारंभिक मान के सापेक्ष होगा। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा कोई दोस्तों पार्टिकल है, उसका मास एवं दोस्तों एक्सीलरेशन दोनों को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी 2 टाइम्स कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि दोस्तों जो नया फोर्स होगा वो पहले के सापेक्ष कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं जो बल का मान होता है वो F इजिकल टू एम होता है। यदि दोस्तों द्रव्यमान एवं त्वरण दोनों को 2 गुना कर देंगे तो नया जो फोर्स हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2m एवं 2a, यानी दोस्तों दोनों को 2 गुना कर दिया गया है तो हो जाएगा हमारा 4ma। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो नया बल हो जाएगा वो पहले का 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी द्रव्यमान एवं त्वरण को दोनों का 2 गुना कर देंगे तो हमारा जो बल का मान हो जाएगा वो कितना प्राप्त होगा, 4 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। आप सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु स्थिर होती है तब, यानी दोस्तों आपको बताना है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर कब होगी, यदि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, यदि वस्तु पर लगने वाले बल उसे स्पर्श नहीं करते हैं, या वस्तु पर लगने वाले बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, या वस्तु निर्वात में होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इस पर लगने वाले दोस्तों जितने भी बल हैं यदि ये सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं या दोस्तों इनका जो सदिश योग है वो शून्य प्राप्त हो जाता है, तब दोस्तों हमारी जो वस्तु होगी वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी। यानी दोस्तों वस्तु स्थिर अवस्था में कब होगी, जब वस्तु पर लगने वाले बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, यानी दोस्तों जितने भी बल हैं वो एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे तब हमारी वस्तु स्थिर अवस्था में होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों यदि फ्रेंड्स आप इस प्रकार के जो क्वेश्चनों की जो एमसीक्यू हैं वो चैप्टर वाइज हर टॉपिक की चाहते हैं तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले 6-7 टॉपिक की चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं आपको करा चुका हूं। दोस्तों यदि आपने उन्हें अब तक नहीं देखा तो उन्हें भी देख ले। उनके लिए दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको मैंने जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाई हैं वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों चैप्टर वाइज 100 एमसीक्यू। दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए और आपको जितने भी दोस्तों मैं और टॉपिक करवाऊंगा उनकी भी जो वीडियो है वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड की जाएगी। तो दोस्तों आप उसको विजिट कर सकते हैं। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक ठंडा पेय पदार्थ तुल्ला पर रखा है, जब उसका ढक्कन खोल दिया जाता है तो उसका भार होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक हमारा कोल्ड ड्रिंक है वो किसी दोस्तों तुल्ले पर रखा हुआ है। यदि दोस्तों इसका जो ऊपर का ढक्कन है उसको खोल दिया जाएगा तो आपको बताना है कि इसका भार बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या वही रहेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों जैसे ही अपन कोल्ड ड्रिंक को खोलेंगे तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते ही सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो बाहर की ओर निकलती है। यानी दोस्तों जैसे ही गैस बाहर की ओर निकलेगी तो दोस्तों यानी कि यह ऊपर की ओर जा रही है तो यह प्रतिक्रिया बल एक नीचे की ओर लगाएगी। तो दोस्तों ये जो नीचे की ओर का जो प्रतिक्रिया बल है वो हमारा जो तुल्ला है उसका भार का मान बढ़ा देगा। तो पहले तो बढ़ जाएगा और दोस्तों जैसे ही हमारे जो कोल्ड ड्रिंक है फिर से शांत हो जाएगी, यानी कि दोस्तों कुछ समय बाद फिर से यह यानी स्थिर अवस्था में जाती है, यानी गैस के अणु हैं वो गति करना बंद कर देते हैं। फिर दोस्तों इसका जो भार है वो घट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
यानी जैसे ही अपन कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलेंगे तो दोस्तों गैस के अणु बाहर आएंगे और प्रतिक्रिया बल नीचे की ओर होने के कारण इसका भार पहले तो बढ़ेगा, फिर दोस्तों इसके अणुओं की गति रुकने के कारण इसका भार फिर से घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि विराम में स्थित किसी पिंड को गति प्रदान की जाए तो वह सरल रेखा में चलने लगता है। अब यदि यह विपरीत बल कार्य करे तब, यानी दोस्तों आपको बताना कि कोई हमारे एक विराम अवस्था में स्थित यानी कोई पिंड है, उस पर दोस्तों यदि कोई बल लगाया जाता है तो वह सरल रेखा में गति करने लग जाता है। यदि दोस्तों अब इसके विपरीत दिशा में एक अन्य फोर्स अपन लगाते हैं तो आपको बताना है कि पिंड की दिशा निश्चित रूप से बदलेगी या पिंड की चाल कम हो जाएगी या पिंड उसी चाल से तथा उसी दिशा में चलता रहेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये जो बल है वो दोस्तों और किसी डायरेक्शन से लगाता तो दोस्तों इसकी दिशा बदल जाती, लेकिन दोस्तों ये जो पहले बल लगा रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में ये बल लगाया गया है तो दोस्तों ये इनकी डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, बल्कि दोस्तों इसकी जो चाल होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों यदि जो पहले बल लग रहा है उसके ठीक विपरीत बल लगाया जाएगा तो दोस्तों इसकी चाल ही कम होगी लेकिन इसकी दिशा नहीं चेंज होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सरल रोलक रॉकेट में रखा हुआ है, यदि इसके दोलनों का आवर्तकाल घट जाए, यदि, यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक रॉकेट है उसके अंदर एक सरल रोलक है तो दोस्तों यदि इसका आवर्तकाल घट जाता है तो आपको बताना है किस कंडीशन में घटेगा। यदि वह एक समान त्वरण से नीचे आ रही है या पृथ्वी के चारों ओर भू स्थायी कक्षा में घूमता है या एक समान वेग से ऊपर की ओर गतिशील है या एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो कोई भी लोलक है उसका दोस्तों जो आवर्तकार का फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2 पाई √L/जी होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि जी का मान बढ़ेगा उस कंडीशन में हमारा टी का मान घट जाएगा। तो दोस्तों जी का मान किस कंडीशन में बढ़ता है तो आपको पता होगा कि दोस्तों यदि कोई भी रॉकेट है वो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो उस पर जो टोटल त्वरण होता है वो जी+ हो जाता है, इनकी त्वरण बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह केवल तभी संभव है जब यह ए त्वरण से ऊपर जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी एक त्वरण से ऊपर जाएगा रॉकेट तो उसका जो त्वरण का मान होगा जी का मान वो बढ़ जाएगा और जी का मान बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि 51वें क्वेश्चन में एक स्प्रिंग तुल्ला से लटका हुआ पिंड तथा एक व्यक्ति ऊपर की ओर उड़ते हुए हवाई जहाज में बैठे हैं। जब स्प्रिंग तुल्ला द्वारा दर्शाए जाने वाला पिंड का भार बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या समान रहेगा। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि कोई दोस्तों एक हमारी हवाई की जहाज है उसके अंदर दोस्तों एक तुल्ला रखा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। दोस्तों ये जैसे ही हवाई की जहाज ऊपर जाती है तो आपको बताना है कि इसकी तुल्ला का जो पाठ्यांक होगा वो बढ़ता जाएगा घटता जाएगा या पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा या समान रहेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यानी कि जो हवाई की जहाज है वो ऊपर जा रहा है तो पहले तो क्या होगा दोस्तों हम यानी जानते हैं कि यदि कोई वस्तु ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो उसका जो टोटल त्वरण यानी वो जाता है जी+ए हो जाता है तो इसका जो भार होगा दोस्तों वो mg+a हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका भार बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों अपन जानते हैं कि जैसे ही पृथ्वी से अधिक ऊंचाई से ये रॉकेट चली जाएगी तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऊपर जाने पर जी का मान है वो हमारा कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे रॉकेट दोस्तों और ऊपर जाएगी तो कुछ समय बाद हमारा जी का मान कम होता चला जाएगा, यानी कि इसका भार फिर से घटने लग जाएगा। यानी पहले तो क्या होगा दोस्तों इस त्वरण के कारण इसका भार बढ़ेगा लेकिन फिर अधिक ऊपर जाने के बाद इसका जी का मान भी कम होने लग जाएगा तो इसके कारण इसका भार पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए हमारा 52वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है तो लिफ्ट की सतह द्वारा आरोपित तनाव, यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि कोई लिफ्ट है वह किसी रस्सी से लटकी हुई है। दोस्तों यदि इसकी रस्सी टूट जाती है तो आपको बताना है कि इस यानी फिर इस रस्सी में तनाव कितना होगा। यानी दोस्तों ऐसी रस्सी टूट जाएगी तो यह मुक्त रूप से नीचे गिरने लग जाएगी और आपको पता होगा कि जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो उस कंडीशन में उसका भार हो जाता है 0। यानी दोस्तों इसका जो इसके कारण जो इस रस्सी में तनाव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जल से भरे हुए एक बर्तन को दाईं ओर सीधे क्षैतिज मार्ग के अनुदिश ए त्वरण दिया जाता है। यदि दिए चित्र में
कौन सा द्रव्य के पृष्ठ को प्रदर्शित करेगा। यानी दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई एक पात्र है, इसके अंदर द्रव्य भरा हुआ है। यदि दोस्तों इसको ए त्वरण से दाईं ओर खींचा जाता है तो आपको बताना कि दोस्तों ये जो द्रव्य की सतह की आकृति होगी, ऊपर वाली सरफेस होगी, वो दिए गए चित्र में किस यानी कौन से चित्र के अनुसार होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि यदि दोस्तों इसको ए त्वरण से इधर खींचा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि इस पात्र पर फोर्स किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों हमारा जो द्रव्य होगा इस पर दोस्तों एक छद्म बल यानी प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ है। तो इसके कारण दोस्तों ये जो द्रव्य होगा ये पीछे की ओर यानी चढ़ जाएगा, तो यानी कि इसकी आकृति हो जाएगी इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी यदि एक द्रव्य से भरा हुआ पात्र है, यदि अपन इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो जल की जो ऊपरी सतह है वो इस प्रकार से हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि पात्र पर अपन इस प्रकार से फोर्स लगाएंगे तो इस द्रव्य पर एक छद्म बल कार्य करेगा, उसकी डायरेक्शन होगी इसके विपरीत। तो इस प्रकार की जो द्रव्य होगा वो पीछे की ओर चढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ 54 में कि एफ परिणाम के दो बलों के परिणामी का परिणाम भी एफ है, तो दोनों बलों के बीच कौन होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई भी दो फोर्स हैं, उनका दोस्तों जो परिणामी है वो भी हमारा उसका भी मैग्नीट्यूड एफ ही है। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी एफ है और इसका जो परिणामी है रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड एफ है। तो आपको बताना है कि इन दोनों बलों के मध्य कौन कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा रिजल्टेंट यानी फोर्स अपन निकालते हैं यानी परिणामी बल निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारा यानी वो होता है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ कि रिजल्टेंट भी F है और F1 और F2 दोनों इनका भी मान F है। तो अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि F का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2F² कोस थीटा। तो दोस्तों इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1/2। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो थीटा का मान आपको निकल कर आ जाएगा 120 डिग्री। यानी दोस्तों यदि एफ परिणाम के दो बलों का परिणामी भी यदि एफ हो तो उनके मध्य कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि एक 4 kg द्रव्यमान के गुटके को दो हल्की स्प्रिंग तुलाओं ए व बी से लटका गया है, यदि ए व बी के पाठ्यांक तुलना क्रम से होंगे। एंड दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि जो हमारे स्प्रिंग तुल्यांक है दोस्तों उन दोनों को इस प्रकार से लटकाया गया है और दूसरी के भी हमारा नीचे 4 kg का एक पिंड लटकाया गया है। तो दोस्तों आपको बताना कि ए और बी के मध्य पाठ्यांक यानी इन दोनों का पाठ्यांक कितना होगा। ए पर 4 होगा या बी पर 0 या बी पर 0 ए पर 4 या दोनों पर 4 होगा या दोनों पर 2 होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी वाला। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखना यानी कि लॉजिक का क्वेश्चन है दोस्तों। यानी दोस्तों पहले वाला जो हमारा कांटा है यानी स्प्रिंग है उस पर टोटल नीचे भार कितना लटका हुआ है दोस्तों, वो लटका हुआ है 4। तो यानी कि इसका जो पाठ्यांक होगा वो हो जाएगा 4। और दोस्तों यदि अपन दूसरी वाली स्प्रिंग के लिए देखते हैं कि दोस्तों दूसरी पर भी हमारा 4 kg का ही भार लटका हुआ है तो इसका पाठ्यांक भी 4 हो जाएगा। तो दोनों के अंदर जो भार होगा दोस्तों वो यानी जो पाठ्यांक होगा इनका दोनों का 4 kg हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 56वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि बलों का सही क्रम होगा। यानी दोस्तों हमारे एक तो दुर्बल बल होता है, एक ग्रेविटी यानी फोर्स यानी एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और एक होता है हमारा नाभिकीय बल यानी परबल बल और चौथा होता है स्थिरवैद्युत बल। इन चारों का दोस्तों सही क्रम आपको बताना है कि दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम इनका कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों सबसे जो हमारा कम बल होता है यानी सबसे दुर्बल बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, फिर इससे अधिक होता है दुर्बल बल, फिर इससे अधिक जो हमारा होता है वो स्थिरवैद्युत बल और सबसे दोस्तों अधिक जो प्रवाही बल होता है वो वो होता है परबल बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हो कि एक वस्तु पर उत्तर पूर्व दिशा में बल आरोपित किया जाता है, इसको संतुलित करने के लिए दूसरे बल की दिशा होनी चाहिए। ये दोस्तों क्या दिया हुआ कि हमारी कोई एक वस्तु है, इस पर
उत्तर पूर्व दिशा में यानी दोस्तों कोई फोर्स कार्य कर रहा है, यानी दोस्तों ये होगा हमारा उत्तर, ये हो गया पूर्व, यानी इन दोनों के बीच में कोई फोर्स यानी इस पर कार्य कर रहा है। तो आपको बताना है कि दोस्तों इसको संतुलित करने के लिए दूसरे बल की आवश्यकता होगी, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको यानी कि संतुलित करने के लिए दोस्तों इस पर जो बल लगेगा वो ठीक इसके विपरीत दिशा में होगा। तो इस प्रकार से इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों वो जाएगी हमारे दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यदि कोई वस्तु पर केवल एक ही फोर्स कार्य कर रहा है तो इसको संतुलित करने के लिए दोस्तों ठीक इसके विपरीत दिशा में इतना ही फोर्स लगाएंगे तो ही इसको वो संतुलित कर पाएगा। यदि दोस्तों यदि कोई अन्य डायरेक्शन में यदि इस पर फोर्स लग रहा है तो वह इसको संतुलित नहीं कर पाएगा। तो यदि यह उत्तर पूर्व में लग रहा है तो दोस्तों इसका जो हमारा संतुलित बल हो जाएगा वो कौन से हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 58वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ कि एक गतिमान कार की छत से एक गोले को डोरी की सहायता से लटकाया गया है। यदि कार क्षैतिज त्वरण ए से गतिमान हो तो डोरी ऊर्ध्वाधर कितना कोण बनाएगी। यानी दोस्तों आपको कोई कार दी हुई है, उसके दोस्तों उसकी छत से एक डोरी की सहायता से एक गोले को लटकाया गया है। दोस्तों आपको बताना कि यदि ए त्वरण से यानी क्षैतिज दिशा में गति कर रही है तो आपको बताना कि दोस्तों ये जो गोला है वो ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगा। दोस्तों यदि यह ए त्वरण से इधर जा रही है तो दोस्तों इस गोले पर एक छद्म बल यानी प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी इस तरफ। दोस्तों ये किसके कारण होगी, ए त्वरण के कारण है। दोस्तों ये हो जाएगी हमारी इस प्रकार से। और दोस्तों हम जानते हैं कि नीचे की ओर एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है तो उसका एसिलरेशन कितना है, जी। तो दोस्तों यदि यहाँ से थीटा कोण बना रही है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा इसका आधार, ये हो जाएगा लंब। और हम जानते हैं दोस्तों टेन थीटा इज इक्वल टू होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है हमारा ए और आधार कितना हो जाएगा, जी। तो दोस्तों यहाँ से यदि आप थीटा का मान निकालोगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन में जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी जो लोलक होगा वो लंबवत यानी दोस्तों जो कौन बनाएगा यानी थीटा उसका मान कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन में जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए हमारा 59वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ कि एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। मशीन गन पकड़ने वाला व्यक्ति अधिकतम 144 बल गन पर लगा सकता है, 144 न्यूटन का बल है। तो मशीन गन के से प्रति सेकंड अधिकतम कितनी गोलियां छोड़ी जा सकती हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो F इजिकल टू होता है वो होता है dp अपॉन में dt। यानी जो बल का मान होता है दोस्तों वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि दोस्तों ये जो बंदूक है वो 40 ग्राम की गोली 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ रही है, यानी कि दोस्तों एक गोली का जो हमारा संवेग होगा वह कितना हो जाएगा। तो यदि एक गोली निकलती है तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा। दोस्तों इसका द्रव्यमान हवा आपको दिया हुआ है 0.4 kg और जो इसका जो गोली का वेग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1200। तो यहाँ से दोस्तों आप इसका जो संवेग निकल कर मारा जाएगा तो 12 चौक होता है हमारा 48 है, यानी ये हो जाएगा हमारा 48 मतलब 4.8 है, नहीं दोस्तों 48 हो जाएगा। तो दोस्तों यानी एक गोली का संवेग हो गया हमारा 48 से। तो दोस्तों आपको बताना है कि कितनी गोलियों का संवेग हमारा इस बल के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर की बराबरी तो हमारा बल होता है। दोस्तों हम जानते हैं यदि अपन 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 144 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि मशीन से प्रति सेकंड अधिकतम 3 गोलियां छोड़ी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अब हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि 1000 kg की एक लिफ्ट के तार में तनाव 18 kg का ही है तब लिफ्ट है। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि कोई एक लिफ्ट है और इसका जो तार है दोस्तों उसके अंदर 1000 kg का तनाव है और इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ भार है वो भी आपको 1000 kg दिया हुआ है। दोस्तों आपको बताना है कि वह ऊपर की ओर त्वरित है या नीचे की ओर त्वरित है, या स्थिर है या त्वरित है, या तो स्थिर है अथवा एक समान से गति कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों इसका यानी कि जो भार है mg उसके बराबर ही दोस्तों इसके अंदर त्वरण यानी दोस्तों तनाव है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यानी इसके अंदर एसिलरेशन है उसका मान 0 है। यानी दोस्तों यह ना तो किसी त्वरण से ऊपर जा रही है ना ही किसी त्वरण से नीचे आ रही है। तो अपन कह सकते हैं या तो यह स्थिर है या यह एक समान से गतिशील है, यानी कि इसका एसिलरेशन का मान हमारा 0 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। इसी के दोस्तों हमारा आज का जो वीडियो वो कंप्लीट होता है और हमारी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली जो
MCQ वाली सीरीज़ है वो भी दोस्तों कंप्लीट होती है। और हम आपको दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के MCQ के साथ। तब तक दोस्तों अपनी आप पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों।